तुम्हारे नाम अब भी धड़कता है। 0.4। एक बड़े से अंधेरे कमरे में एक आदमी खड़ा शीशे की दीवार के सामने हाथों में ड्रिंक का ग्लास पकड़े मुस्कुराते हुए सामने रात के नजारे को 20 फ्लोर ऊंची बिल्डिंग से देख रहा था। उसके होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। वो हंसते हुए बोला, रियांश रियांश, बच्चे हो तुम अभी भी। तुम्हें क्या लगा तुम मेरे आदमी को पकड़ लोगे और मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा और इंतजार करूंगा कि कब तुम मुझे ढूंढ निकलोगे। वो एक तेज हंसी के साथ फिर बोला, आंखों के साथ साथ दिमाग भी खराब है तुम्हारा, बेचारे। ये कहते हुए उसने अपने ड्रिंक के ग्लास पर धीरे से पकड़ मजबूत की और फिर कहा, बेचारे, पहले अपने सगे माँ बाप को खोया, फिर अपने परिवार को और अब अपनी जान से प्यारे अंकल को। वो झूठ मूठ का रोने की एक्टिंग करते हुए बोला, ये दुनिया भी न कितने सितम करेगी अब एक नन्ही सी जान पर। ये कहते ही वो रुक गया और सर हिलाते हुए बोला, मगर ये दुनिया तो मैं ही हूँ। अचानक ये कहते हुए उसकी आवाज गहरी हो चली। वो मुस्कुराहट के साथ किसी पागल की तरह बोला, सच कितना बुरा हूँ मैं, कितना तड़पाया है न मैंने तुम्हें। पर अब तुम चिंता मत करना, क्योंकि अब तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सब चीजों से शांति मिलने वाली है। ये कहकर उसने एक हल्की सांस छोड़ी और धीरे लहजे में कहा, तुम्हारी हर परेशानी एक गहरी शांति के साथ खत्म होने वाली है, क्योंकि अब मैं तुम्हारे सारे परिवार को भी वही भेजूंगा जहाँ उस नील सूर्यवंशी को भेज दिया। ये कहते ही उसकी हंसी दोबारा उसके अंधेरे कमरे में गूंजने लगी। वो एक धुन गुनगुनाते हुए बोला, बस अब वो दिन भी करीब आ रहा है जब अंडरवर्ल्ड मेरे कब्जे में होगा, उसके बाद ही मैं तुम सबको भी खत्म कर दूंगा। ये कहते हुए उसकी आवाज फिर शांत हो गई और वो आदमी एक गहरी सोच में डूब गया। दूसरी तरफ सड़क के किनारे रियांश चेहरे पर बिना किसी भाव के आंखें झुकाए बस आगे की तरफ चलता जा रहा था। उसे खुद भी मालूम नहीं था कि वो क्या कर रहा है। उसने खुद से वादा तो किया था, मगर नील के जाने का दुख अब और अंदर दबा नहीं हो रहा था। सच कहूं तो अब उसका जीने का मन ही नहीं हो रहा था। भगवान ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया था, पहले उसका परिवार, फिर उसकी बहन, फिर उसकी आंखें, और अब नील, जिन्हें वो अपने पिता के समान मानता था। अब उसे इन सब में अपना दोष लग रहा था। यही बातें रियांश को अंदर से कमजोर कर रही थी। वो इतना खोया हुआ था कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि कब वह रोड के किनारे से सीधा बीच सड़क पर पहुंच गया। अचानक उसके सामने एक बड़ी सी ट्रक तेज रफ्तार में उसकी तरफ बढ़ी। उसके कानों में ट्रक के तेज हॉर्न की आवाज पड़ी, मगर वो फिर भी नहीं रुका और आगे बढ़ने लगा। जैसे ही ट्रक उसके बिल्कुल सामने पहुंचने वाली ही थी कि तभी अचानक किसी ने रियांश का हाथ पकड़ा और झटके से अपनी तरफ खींच लिया। दूसरी तरफ हॉस्पिटल। रिया की बात सुन वंश ने उसे अभी भी खुद से दूर नहीं किया, बल्कि उसने उस पर अपनी पकड़ हल्की कस ली। वो उसका चेहरा दोबारा ऊपर कर उसकी आंखों में झांकते हुए गुस्से भरे लहजे में दांत पीसते हुए बोला, देखो रिया, मैं अच्छे से जानता हूँ कि मैं कौन हूँ, इसीलिए तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ। साफ साफ बताओ कि ये सब किसने किया, क्यों रो रही हो तुम। ये सुनते ही रिया से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। अचानक उसने झटके से वंश को जोर लगाकर खुद से दूर धकेल दिया और कहा, दूर रहिए आप होते कौन हैं हाँ मुझसे सवाल करने वाले। देखिए मैं क्यों रो रही हूँ, मुझे क्या हुआ है, ये सब जानने का कोई हक नहीं है आपको, और आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप मुझ जैसी मनहूस से दूर ही रहें, ये आपके लिए अच्छा होगा। ये कहते ही वो मुड़ी। तभी अचानक लिफ्ट का गेट खुला। दरवाजा खुलते ही रिया तेजी से भागते हुए लिफ्ट से निकल गई। वही वंश आंखों में हैरानी लिए बोला, ये ऐसा क्यों बोल रही थी। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और किसी को कॉल मिलाने लगा। दूसरी तरफ फोन उठते ही वंश बिना बात सुने बोला, मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ, मुझे एक इंसान के बारे में पता करके बताओ। मैं उसकी डिटेल्स और फोटो अभी मैसेज कर रहा हूँ, और हाँ ये भी पता करो कि वो यहाँ क्यों है, और ये सारी डिटेल्स मुझे 10 मिनट के अंदर चाहिए। ये कहकर वंश ने फोन रख दिया और सामने की तरफ देखने लगा जहाँ रिया गई थी। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया। व्योम की नजरें ठीक सामने गड़ी हुई थी। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। तभी उसका ध्यान कहीं और जाते देख निया ने उसके कंधे पर हल्की पकड़ कसी ताकि व्योम का ध्यान उसकी तरफ जाए। व्योम ने जैसे ही सामने वाले शख्स की नजरें अपनी ओर महसूस की, उसने तुरंत अपना सर सामने कर लिया और डांस फ्लोर पर निया व बाकी लोगों पर नजर डाली। जब उस आदमी की नजरें दूसरी तरफ गईं, तब जाकर व्योम ने राहत की सांस ली। उसने अचानक निया को खुद से थोड़ा दूर किया और उसे घुमाकर उसकी पीठ अपने सीने की तरफ कर ली। निया भी उसके हर स्टेप में पूरा साथ दे रही थी। उसे लग रहा था कि वो व्योम को फंसा रही है, मगर उसे ये नहीं पता था कि यहाँ व्योम उसका इस्तेमाल कर रहा है। निया को थामे हुए ही व्योम झटके से पीछे मुड़ा। अब निया और व्योम दोनों का चेहरा गौरव की तरफ था।
नेहा मुस्कुराते हुए आसपास देखते हुए नाचने में मग्न थी। वही व्योम की नजरें ठीक गौरव पर थीं। व्योम ने गौरव को आंखों से कुछ इशारा किया। इशारा देखते ही गौरव हैरान रह गया। उसने जल्दी से अपना फोन निकाला। फोन पर आया मैसेज पढ़ते ही उसकी आंखें बड़ी हो गईं। वो मेरे दाईं तरफ ठीक सामने है, नीले रंग के सूट में। ये पढ़ते ही गौरव की नजरें तेजी से बार काउंटर पर गईं, जहां लगभग 40 साल का एक आदमी नीले सूट में खड़ा किसी से मुस्कुराते हुए बात कर रहा था। उसे देखते ही गौरव का चेहरा सफेद पड़ गया। कुछ देर पहले गाड़ी में जब गौरव और व्योम क्लब के रास्ते में थे, तब गौरव ने ड्राइव करते हुए पूछा, सर हम वहाँ जा क्यों रहे हैं? व्योम ठंडे लहजे में बाहर देखते हुए बोला, हम वहाँ उस आदमी के खिलाफ सुराग ढूंढने जा रहे हैं। ये सुनते ही गौरव हैरान तो हुआ, मगर बाद में हंसते हुए बोला, सर वो क्लब है और मुझे नहीं लगता कि वहाँ आपको उसके खिलाफ कोई सबूत मिलेगा। वो बहुत शातिर है, ऐसी गलती वो कभी नहीं करेगा। व्योम मुस्कुराया, तुम्हें शायद पता नहीं, ये सब वो अकेले नहीं कर रहा। उसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम है। बस एक बार उसके किसी साथी का हमें पता चल जाए, उसके बाद उसे पकड़ना हमारे लिए आसान हो जाएगा। ये कहकर व्योम चुप हो गया। गौरव उसकी बात सुनकर भी बस मुस्कुरा दिया। वो मन ही मन बोला, मैं सालों से उसका पता लगा रहा हूँ और सर कह रहे हैं कि वो सीधा उसके आदमियों को पकड़ लेंगे। सोचकर ही उसे हंसी आ रही थी, मगर ये सब वो व्योम से सीधा नहीं कह सकता था। उसे अपनी नौकरी और जान दोनों प्यारी थी। व्योम ने उसके चेहरे के हाव भाव देखते हुए कहा, मुझे पता है शायद तुम्हें अभी मेरी बातों पर यकीन नहीं, पर बस वहाँ मेरे एक इशारे का इंतजार करना, तुम्हारे दिमाग के सारे डाउट्स वहीं साफ हो जाएंगे। ये सब सुनकर भी गौरव कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसे ये सब अभी भी एक मजाक ही लग रहा था। क्या होगा आगे और कौन है वो आदमी, कैसे छिना उसने रियांश का सब कुछ? दूसरी तरफ व्योम ने क्या ढूंढ निकाला उसके आदमी को? वही वंश क्या पता लगा पाएगा रिया के आंसुओं के पीछे की वजह के बारे में? आगे जाने के लिए पढ़िए तुम्हारे नाम से अब भी धड़कता है, पढ़ें। लेखिका शिवांगी। तुम्हारे नाम अब भी धड़कता है 5 सड़क। रियांश सामने से तेज रफ्तार में आ रही ट्रक से टकराता, उससे पहले ही किसी ने उसका हाथ पकड़ उसे अपनी ओर खींच लिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ था कि रियांश खुद को संभाल पाया ही नहीं और खींचने की वजह से पीछे हो गया। उसे उसके सामने आती ट्रक का ध्यान नहीं था, जैसे उसके अंदर जान ही न हो। सामने से आती गाड़ी की आवाजें तक उसके कानों को छू कर जा रही थी, पर ऐसा लगा मानो उसे अब किसी चीज की फिक्र न हो, खुद की भी नहीं। मगर जैसे ही किसी ने उसका हाथ पकड़ा, वैसे ही उसे महसूस हुआ कि उसके अंदर वापस जान आ गई। उन हाथों की कोमलता महसूस करते हुए उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसे ऐसा लगा जैसे ये उसने पहले भी महसूस किया हो। कांधे कंपते हुए तुरंत पीछे मुड़ा और लड़खड़ाते हुए बोला, कौन? तभी उसके कानों में वही मीठी आवाज गूंजी, मिस्टर मल्होत्रा, आप ये क्या कर रहे थे? हाँ, ये कोई और नहीं, रूहानिका ही थी। रूहानिका की घबराए आवाज सुन रियांश उसी कपकपी के साथ बोला, रूहानिका आप यहाँ? तभी रूहानिका उसी तरफ फिर तेज आवाज में बोली, कुछ पूछा मैंने? क्या कर रहे थे आप ये? अभी वो ट्रक आकर आपको टक्कर मार देती। अब उसकी बात सुन रियांश अनजाने में बोला, ट्रक? कौन सी ट्रक? ये सुनकर रूहानिका हैरान होते हुए बोली, मिस्टर मल्होत्रा, वो ट्रक जो अभी ठीक आपके सामने थी। आपका ध्यान कहाँ था? अगर आपको कुछ हो जाता तो? और आप यहाँ इतनी रात को क्या कर रहे हैं बीच सड़क पर? रूहानिका ने परेशान होते हुए कहा। ये सब सुनते ही अचानक रियांश के चेहरे पर एक बुझी मुस्कान आ गई। वो उससे दूर होते हुए बोला, अच्छा तो वो ट्रक मुझे मरने वाली थी, तो आप बीच में क्यों आए? ये सुनते ही रूहानिका ने हैरानी में आंखें बड़ी करते हुए कहा, ये क्या कह रहे हैं आप? पागल हो चुके हैं? मैं आपको ऐसे कैसे कुछ होने दे सकती हूँ? आप ये सब छोड़िए और बताइए कि आपके गार्ड्स और बाकी सब कहाँ हैं? ये सुनकर भी रियांश के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। वो रूहानिका की तरफ चेहरा किए बोला, आपको मेरे रहने या न रहने से क्या फर्क पड़ता है? आखिर में तो आपने भी मुझे ये कहा कि मैं गलत हूँ, फिर क्यों बचाया मुझे? ये सुनते ही रूहानिका का चेहरा सपाट हो गया। उसके दिमाग में भी सुबह का हुआ इंसिडेंट घूमने लगा। रियांश फिर उसी टूटे हुए लहजे में बोला, और रही बात मेरे साथ कोई क्यों नहीं है, तो उसका जवाब ये है कि। ये कहते हुए उसकी सांसें तेज होने लगी। वो लाल आंखों से बोला, क्योंकि सब खत्म हो गया, सब मुझसे दूर हो गए। अब मैंने सोच लिया है कि मैं खुद को खत्म कर दूंगा, सब खत्म कर दूंगा। ये सुनकर रूहानिका फिर उसी गुस्से के साथ बोली, ये क्या कह रहे हैं आप? आज जो हुआ और जो मैंने कहा वो बस घबराहट में मेरे मुंह से निकल गया था। मैं सच में वो नहीं कहना चाहती थी।
ये सुनकर रियांश ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, झूठ, सब झूठ है। भगवान मुझसे नफरत करते हैं, इसलिए सबको मेरी जिंदगी से छीन लेते हैं, और अब तो मुझे भी यही लगता है कि मेरे साथ सही होता है। इस मौत से भी बदतर जिंदगी को जीने से अच्छा यही होगा कि मैं खत्म हो जाऊं। ये कहते हुए उसकी आवाज हल्की पड़ने लगी। वही रूहानिका रियांश के बदलते भाव देखकर उसका हाथ पकड़ बोली, ये क्या? उसने इतना ही कहा था कि उसकी आवाज गले में अटक गई। उसने जल्दी से अपनी नजरें उठाईं और रियांश की आंखों में हैरानी लिए कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर रियांश के माथे और हाथ की बाजुओं पर पड़ी, जहां खून के धब्बे थे। रूहानिका कुछ कह पाती उससे पहले ही रियांश का सर भारी होने लगा। उसके कदम लड़खड़ाने लगे। वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था। वो गिरता उससे पहले ही रूहानिका ने उसे कंधे से पकड़ लिया। वो घबराहट में बोली, मिस्टर मल्होत्रा, आपको तो बहुत तेज बुखार है और आपके बदन से खून। ये कहते हुए उसकी सांसें भी अटकने लगी। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया, गौरव आंखें फाड़े व्योम के सामने खड़े आदमी को देख रहा था। अचानक से उसकी नजरें उस लड़के पर गईं, जो एक लड़की के साथ डांस कर रहा था। व्योम की आंखों में मुस्कुराहट थी और वो सिर्फ उसी को देख रहा था। कुछ पल के लिए तो गौरव भी भौचक्का रह गया। अचानक उसने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल मिलाने लगा। वही व्योम निया को देखकर उसे खुद से दूर कर वहां से जाने लगा। अचानक से व्योम को इस तरह दूर होता देख निया नजरों से ही बोली, क्या हुआ? व्योम ने उसकी तरफ बस एक सरसरी नजर डाली और फिर बिना कुछ कहे उसका हाथ छुड़ाया और बिना पीछे मुड़े वहां से निकल गया। निया कुछ पल उसके करीब खड़ी बस उसके चेहरे को देखती रह गई। फिर जब व्योम भीड़ से निकलकर दूर चला गया, निया हैरानी में उसे जाते हुए देखती रही। कुछ देर बाद उसे ख्याल आया कि व्योम वहां से जा चुका था। वो जल्दी से लोगों की भीड़ से निकलकर एक खाली जगह पर आए और इधर उधर देखने लगी। मतलब व्योम को तलाशने लगी, पर वो वहां नहीं था। वो सच में जा चुका था। वही निया के ठीक पीछे खड़ा ब्लू सूट पहने वो आदमी अपने साथ के लोगों से बात कर ही रहा था कि तभी उसका फोन बजा। उसने हाथ में पकड़े फोन पर नजर डाली, फिर साथ के लोगों से कहा, एक्सक्यूज मी, मैं बस अभी आता हूँ। ये कहकर वो पार्टी हॉल से बाहर कॉरिडोर की तरफ बढ़ गया। बाहर निकलते ही उसकी नजर थोड़ी दूर डांस कर रहे अजित पर गई, जो अपनी बाहों में एक लड़की को थामे नाच रहा था। उसे देखते हुए उस आदमी के साथी ने हाथ से उसे कुछ इशारा किया, मानो कह रहा हो, मैं अभी आता हूँ। उसका इशारा समझकर अजित ने सिर्फ सिर हिला दिया और फिर वापस अपने में व्यस्त हो गया। वो आदमी भी हल्के से मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। दूसरी तरफ हॉस्पिटल, एक वार्ड के बाहर रिया भागते हुए पहुंची। वहां पहुंचते ही उसकी नजर सबसे पहले सामने खड़ी नर्स पर गई। रिया भीगी आंखों से बोली, ये लीजिए पेपर्स, मैंने इन पर साइन कर दिए, बाकी सारी फॉर्मेलिटी भी कर दी है। अब प्लीज जल्दी से जल्दी उनका इलाज शुरू करिए। नर्स ने सिर हिलाते हुए धीरे से कहा, उनकी हालत काफी क्रिटिकल है, पर आप चिंता मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे। ये सुनते ही रिया ने जल्दी से सिर हिला दिया। नर्स वापस वार्ड के अंदर चली गई। उनके जाते ही रिया ने लंबी सांस ली और पीछे मुड़ी। जैसे ही मुड़ी, किसी ने उसका हाथ कसकर मोड़ दिया। उसके कानों में वही चुभती हुई आवाज पड़ी, मनहूस, ये सब सिर्फ तेरी वजह से हुआ है। अपने माँ बाप को तो तू खा गई, और आज तेरी वजह से माँ जी की भी यही हालत हो गई है। क्या होगा आगे और क्या बिगड़ने वाली है रियांश की हालत, और वही रूहानिका कैसे संभाले गई उसे। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में कौन है वो आदमी जिसे ढूंढ रहा है व्योम, आगे जाने के लिए पढ़िए। तुम्हारे नाम से अब भी धड़कता है। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आए तो प्लीज मेरी और कहानियाँ भी पढ़ें। लेखिका शिवांगी। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर एंड कमेंट करें और अपना फीडबैक भी दें। शुक्रिया। पढ़ने के लिए अगला भाग जल्द आएगा। पढ़ने के लिए शुक्रिया। Under